नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जीएस और जीके की कक्षाओं के साथ उपस्थित हैं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे पृथ्वी के परिमंडल की। पृथ्वी के परिमंडल में हम जितने टॉपिक होंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सभी तथ्यों को हम लेकर आएंगे। ऐसी ही हमारी कक्षाएं अनवरत चलती रहेंगी। यह जो हमारी कक्षा है वह जीएस के कॉन्सेप्ट बूस्टर कक्षा भी कह सकते हैं, बेसिक कक्षा भी कह सकते हैं। पढ़िए, यकीन मानिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन टॉपिक 4 पृथ्वी का परिमंडल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जैव मंडल के बारे में। निश्चित ही इससे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी हमारा निवास स्थान है। यह एक अद्वितीय ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन है। यहाँ जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर 3 जीवनदायी वस्तुएं भूमि, जल एवं वायु पाई जाती है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है कि जीवन जीने के लिए 3 जीवनदायी वस्तुएं होती है। जल चाहिए, भूमि चाहिए और वायु चाहिए, जो हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है, जिनसे क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। भूमि वाला जो हिस्सा होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं, जल वाला जो हिस्सा होता है उसको जल मंडल कहते हैं और वायु वाला जो हिस्सा होता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां उपरोक्त तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वह जैव मंडल कहलाता है। यहाँ पर सभी प्रकार का जीवन संभव है। जैव मंडल किसे कहते हैं? जिस प्रकार पृथ्वी पर तीनों प्रकार का मंडल, स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसको हम जैव मंडल की संज्ञा देते हैं। आइए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। स्थल मंडल में हम बात करेंगे महाद्वीप की। महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूमि भाग जो कि शैल मतलब पत्थर और मिट्टी से जो बनता है उसको हम शैल कहते हैं, से मिलकर बना है, उसे स्थल मंडल या पृथ्वी की ऊपरी सतह कहते हैं। इसमें पृथ्वी के सभी छोटे बड़े भूखंड शामिल होते हैं। धरातल का लगभग 1/3 भाग ही भूमि है। धरातल जो है हमारा, जो पृथ्वी का धरातल है, ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी परत है, वह उस पर 1/3 भाग ही पृथ्वी है, मिट्टी है, शैल है। बाकी पर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। धरातल के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। अतः पृथ्वी पर मुख्यतः 7 विशाल भूखंड या 7 महाद्वीप हैं, जो निम्न प्रकार है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? भूखंड पाए जाते हैं। भूखंड मतलब भूमि का एक बड़ा बड़ा हिस्सा, उसको हम भूखंड कहते हैं। पृथ्वी पर मतलब पूरे विश्व में 7 भूखंड पाए जाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में, भूगोल की भाषा में महाद्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? आइए सब पर बात कर लेते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कभी कभी यूरोप और एशिया को 2 अलग अलग महाद्वीप न मानकर इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कभी कभी एशिया और यूरोप को 2 महाद्वीप न मानकर एक महाद्वीप माना जाता है, और एशिया और यूरोप को जब मिला दिया जाता है तो उसका एक संयुक्त नाम होता है यूरेशिया। किंतु यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। अतः व्यवहारिक रूप में यूरोप और एशिया 2 अलग अलग महाद्वीप है। व्यवहारिक दृष्टि से यूराल नदी और यूराल पर्वत दोनों एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग करते हैं। प्रश्न पूछता है कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को कौन सी पर्वत और कौन सा नदी अलग करते हैं? तो जो यूराल पर्वत है और यूराल नदी है वह एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और विषुवत रेखा इसके बीच से गुजरती है। इसलिए अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में और आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है? जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। तो जो विषुवत रेखा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, विषुवत रेखा ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बीचों बीच से
विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। इसलिए अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। उत्तरी अमेरिका पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और थोड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश के पूर्वी सीमा पर एक दूसरे से मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कहाँ मिलते हैं? पनामा देश के पूर्वी सीमा पर एक दूसरे से मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यह सबसे छोटा महाद्वीप है सातों महाद्वीपों में, जिसकी अवस्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध या जो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को विषुवत रेखा दो हिस्सों में बांटती है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप हिम की मोटी परतों से ढका होने के कारण एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां मनुष्य अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में यह कहा है कि यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव, ये जो है तो ये दक्षिणी ध्रुव है, 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसके मध्य में है, मतलब ये वाला हिस्सा इसके मध्य में यह बिंदु है, तो मतलब इसके इधर भी और इधर भी। और यह पूरा महाद्वीप लगभग मोटी हिम की चादरों से, बर्फ की चादरों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर मानव जीवन नहीं है। की बात कर लेते हैं। धरातल का प्रत्येक स्थान एक समान नहीं है। धरातल का प्रत्येक स्थान एक समान नहीं है। कहीं पर समतल है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे खाई है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है। यही बात कर रहे हैं। कुछ भाग उबड़ खाबड़ है, समुद्र तल से कई हजार मीटर ऊंचाई पर है। इसके विपरीत कुछ भाग समतल हैं और समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। स्थल की इन अलग अलग आकृतियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। ये धरातल की मुख्य स्थलाकृतियां हैं। कुछ ऐसे भाग हैं जो समतल हैं, कुछ उबड़ खाबड़ हैं, कुछ समुद्र तल से खूब ऊंचे हैं, कुछ समुद्र तल से कम ऊंचे हैं। इसी को हम नाम देते हैं मैदान, पठार और पर्वत। पर्वत उस भूखंड को कहते हैं। अब पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। उस भूखंड को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। जैसे ये क्षेत्र है और ये जो ऊंचा क्षेत्र है, इसको हम पर्वत की संज्ञा देंगे, पर्वत। यह बहुत ऊंची पहाड़ियों का समूह है और लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैला होता है। इन श्रृंखलाओं को पर्वत श्रेणियां कहते हैं। जैसे ये है पर्वत, ऐसे 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 है, जैसे काराकोरम श्रेणी का पर्वत। ये भी मतलब पर्वतों की श्रेणी भी होती है लंबी श्रृंखलाओं के रूप में। इन श्रृंखलाओं को पर्वत श्रेणी कहते हैं। मतलब एक साथ पर्वतों का होना, उसको पर्वतों की श्रेणी कहते हैं। जैसे रो हाउस आप देखते हैं, एक ही प्रकार के घरों का होना रो हाउस कहते हैं। वैसे ही एक ही प्रकार के पर्वतों का होना, एक ही लाइन में होना, एक ही श्रेणी में होना, एक ही चट्टान के ऊपर होना, एक ही भौगोलिक विशेषताओं को लिए होना, उसको पर्वत श्रेणी के रूप में हम सामान्यतः देखते हैं। आगे, पठार आसपास की नीची भूमि से एकदम सीधा उठा हुआ, विस्तृत और लगभग समतल भूभाग होता है। कुछ पठार हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार इसका अच्छा उदाहरण है। पठार क्या होता है? पठार आसपास की नीची भूमि से एकदम सीधा उठा हुआ होता है। जैसे ये भूमि नीची है, तो ये जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, इसको हम पठार कहते हैं। दक्कन का पठार इसी का उदाहरण है जो हमारे देश में है। आगे बात कर लेते हैं मैदान की। मैदान अपेक्षाकृत समतल और लक्षण विहीन नीचे के भूभाग को कहते हैं। अधिकतर मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। ये नदियां पर्वतीय ढालों से नीचे की ओर बहती है और उनका अपर्दन करती रहती है। इन अपर्दित पदार्थ कंकड़, पत्थर, बालू और कांप या मिट्टी को नदियां अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। नदियां अपने मार्ग के दोनों ओर घाटियों में इन पदार्थों का जमाव करती हैं। इसी तरह से मैदानों का निर्माण होता है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। ये पर्वत है, यहाँ से नदी गिर रही है, नदी अपने साथ खाल लाती है, इधर खाई में गिराती रहती है और ये मैदान का निर्माण होता है। इसी प्रकार के मैदान का निर्माण उत्तर का विशाल मैदान है।
मंडल के बारे में आइए बात करते हैं। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। धरातल का लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। विशाल जलाशय होने के कारण महासागर जलमंडल का प्रमुख अंग होते हैं तथा झील एवं नदियां जलमंडल के ही अंग है। झील हो गया, नदियां हो गया, महासागर हो गया, समुंदर हो गया, ये सब जलमंडल के ही भाग होते हैं। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है महासागर कहलाते हैं। महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं उनको हम महासागर कहते हैं। महासागर महाद्वीप से ही बना है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। विश्व के 4 महासागरों की विशेषताएं निम्नलिखित है। आइए प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। मतलब आप चारों महाद्वीप में से जो 3 महाद्वीप हैं उनको मिला दीजिए, उनके क्षेत्रफल को मिला दीजिए, उससे भी बड़ा होता है हमारे प्रशांत महासागर का क्षेत्र। यह अन्य महासागर की अपेक्षा अधिक गहरा है। इसमें मैरियन खाई संसार का मैरियाना गर्त बार बार प्रश्न पूछता है। मैरियाना गर्त कहाँ अवस्थित है? यह पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर में स्थित है और संसार का सबसे गहरा स्थान है जो समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे है। समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे है। प्रशांत महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर की जो अवस्थिति है, एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप हैं। अब बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर, इस महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। मतलब तटरेखा ऐसे ऐसे सीधी नहीं है। तटरेखा मतलब जो इसकी रेखा बनती है, तटों के समीप की जो रेखा होती है, इसका कारण इसकी लंबाई प्रशांत और हिंद महासागरों की तटरेखाओं की कुल लंबाई से भी अधिक है। अगर लंबाई की बात करिए तो कटी फटी है, सीधी नहीं है, तो इसकी लंबाई प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तटरेखा से भी ज्यादा है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। यही कारण है कि व्यापार की दृष्टि से यह संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। जो कटी टूटी फूटी तटरेखाओं वाला महासागर होता है उस पर बंदरगाह होंगे तो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण यह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह इस पर पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर पे। अटलांटिक महासागर के एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं। हिंद महासागर का यह महासागर 3 ओर से स्थल से घिरा है। उत्तर में एशिया है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिम में अफ्रीका है। ये हिंद महासागर है। इसके उत्तर में एशिया है और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यही इसकी अवस्थिति है और यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम पर पड़ा है, इसलिए इसे इंडियन ओशन भी कहा जाता है। अब बात करिए आर्कटिक महासागर की। यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। उत्तरी ध्रुव यह पृथ्वी है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, ये नॉर्थ, ये इसी के चारों ओर यह फैला आर्कटिक महासागर है। यह महासागर वास्तव में अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के सकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से मिलता है। प्रश्न यह पूछता है कि जो आर्कटिक महासागर है और प्रशांत महासागर किस जलसंधि के द्वारा एक दूसरे से मिले हैं या अलग होते हैं? तो बेरिंग जलसंधि के द्वारा। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। हमने 4 महासागरों के बारे में बात किया। अब आइए आगे बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। मतलब हवा, गैस। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह धरातल से कम 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हमारा धरातल है। धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट ही है, लेकिन जो वायुमंडल है उसका 97% जो वायु है, पूरी वायु तो 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, लेकिन इसमें से जो 97% वायु है वह धरातल के आसपास ही है। वायु कई गैसों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल के निचले भागों में जलवाष्प होती है। इससे पृथ्वी पर वर्षा और हिमपात होता है।
वायु के घनत्व में ऊंचाई के अनुसार अंतर आता है। जैसे यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल का तापमान भी कम होने लगता है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का तापमान कम होने लगता है। वायु में भार होता है, इसलिए यह धरातल पर दबाव डालती है। इसके भार का अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमारे शरीर के बाहर और भीतर यह दबाव समान होता है। हमें प्रश्न यह पूछता है कि अगर वायु में भार होता है तो हमें उस भार का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बाहरी वायु होती है और जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो वायु होती है, दोनों का दबाव समान होता है। समान दबाव होने के कारण न तो दोनों एक दूसरे पर कोई बल स्थापित नहीं कर पाती है, इसलिए वायु के भार का अनुभव हमें नहीं होता है। वायुमंडल के दबाव की मात्रा स्थान स्थान पर भिन्न होती है। वायुदाब के इस अंतर के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु और पवन में अंतर होता है। गतिशील जो वायु होती है उसको पवन कहते हैं। धरातल में उतार चढ़ाव होता है, वायुदाब में अंतर होता है। वायुमंडल के दबाव की मात्रा स्थान विशेष पर अलग अलग होती है, जिसके कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। वायुमंडल और पृथ्वी के लिए, वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करता है, जिसके कारण दिन और रात के तापमान अधिक अंतर नहीं हो पाता है। जो वायुमंडल होता है वह पृथ्वी के लिए कंबल का काम करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में अंतर नहीं होता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, तापांतर बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, तो वायुमंडल के कारण। क्यों? क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। बात कर लेते हैं जैवमंडल की। पृथ्वी का एक अनुपम लक्षण जैवमंडल है, जहां भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। धरातल पर इस सीमित क्षेत्र में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां है, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवन और पेड़ पौधे मिलते हैं। लाजमी है, जहाँ पर हवा भी होगा, नमी भी होगा, भूमि भी होगी और जल भी होगा, वहाँ पे तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए ही जाएंगे। आइए पृथ्वी के परिमंडल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात कर लेते हैं। संसार के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए समुद्र का जल स्तर भी जगह एक रहता है और इस जल स्तर को ही समुद्र तल कहा जाता है। बात यह होती है कि जब जितने महासागर हैं सब अलग अलग हैं, फिर भी समुद्र का तल एक ही क्यों होता है? क्योंकि यह सभी महासागर कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए जो समुद्र का तल होता है वह समान होता है। समुद्र तल के माध्यम से किसी स्थल की ऊंचाई या फिर महासागर की सतह की गहराई पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। मतलब पृथ्वी तल से नहीं, पृथ्वी तल से क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी कहीं पे समतल है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे खाई है, इसलिए पृथ्वी तल को आधार नहीं माना जाता है, समुद्र तल को आधार माना जाता है। क्योंकि सभी समुद्र, सभी महासागर कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े होते हैं और समुद्र तल हर महासागर की स्थिति को देखा जाए तो समान होते हैं, इसलिए किसी भी ऊंचाई को या खाई को समुद्र तल की ही स्थिति से मापा जाता है। तो यही कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। महाद्वीपों और महासागरों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर से 4,000 मीटर है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ सबसे बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के विस्तार को दक्षिणी महासागर कहा जाता है। दक्षिणी महासागर की संज्ञा किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर को हम जोड़ देंगे तो वही दक्षिणी महासागर कहा जाता है। ये रही आज की हमारी कक्षा पृथ्वी के परिमंडल से जुड़ी हुई। हमने बात किया स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सभी के बारे में, सभी के कौन कौन से अपने अपने घटक हैं, उन घटकों के बारे में हमने बात किया। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।